भारत चीन सीमा पर दिन बढ़ते तनाव से लेकर कोरोना के विकराल रूप तक जो देश के हालात बने हैं उनको लेकर हम आज तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। भारत एक राष्ट्र के तौर पर आपातकाल का सामना कर रहा है, एक मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहा है, जिसका सामना न पहले किसी देश ने किया था, न भारत देश ने किया था, न किसी नेतृत्व ने किया था, और ना ही भारत के लोगों ने ऐसा विकराल मंजर देखा था। ऐसे असाधारण समय में, ऐसे आपातकाल में चिंतन बेहद जरूरी है। नई रणनीति के साथ, नई रणनीति के लिए और नए एक्शन प्लान के लिए। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेंद्र चौहान और ये है मंथन का पहला एपिसोड। आज हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तराखंड के प्रभारी, दिल्ली के प्रभारी, वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी। क्योंकि मंथन से जब हम और श्याम जाजू जी मिलकर करेंगे मंथन, तो तमाम मसलों का जो चिंतन है, मंथन है, उससे समाधान निकलेगा। अब आपको लगेगा कि मंथन की क्या जरूरत थी इस दौर में। वास्तव में जो ये दौर है बेहद कठिन दौर है, और मंथन और चिंतन से, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो हमारी राज्य सरकारें हैं, मुझे लगता है कि अब तक प्रधानमंत्री ने लगभग एक दर्जन बार मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन और मंथन किया है। इस कोरोना काल की जो विपदा है, जो आपदा है, उससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री मंथन और चिंतन के जरिए समाधान निकाल रहे हैं। इसी मंथन चिंतन के बाद तमाम ऐसे समाधान निकले हैं जिसमें आत्मनिर्भर भारत है, और अभी जो चीन की समस्या आ गई, चीन ने हमारे जो सीमाओं पर अतिक्रमण किया और हमारे जवानों को मारा, हमारे 20 जवान शहीद हुए। इसी तरीके से साइबर अटैक भी चीन कर रहा है। ये मुद्दे होंगे आज हमारे साथ मंथन, जो श्याम जाजू जी के साथ जो मंथन होगा, ये मुद्दे होंगे। पेट्रोल और डीजल की हाल में बहुत ज़बरदस्त कीमतें बढ़ी हैं। एक हफ्ते के अंदर 8 से 10 रुपया डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है। और आज के दिन जब हम ये मंथन कर रहे हैं तो ये हालात ऐसे हैं कि डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थितियाँ हैं, कोरोना काल है, कोरोना काल से उबरने के लिए सरकार की, आम जन की, आम नागरिक की जद्दोजहद है। और इस जद्दोजहद के बीच आज से हम एक ऐसा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं के न्यूज़ पर, मंथन, जो लगातार ये कार्यक्रम समय समय पर होता रहेगा, जारी रहेगा। जब भी कोई महत्वपूर्ण मसला होगा और इस तरह की जो स्थितियां सामने आएंगी, चाहे वो महंगाई को लेकर मुद्दा हो, चाहे कोरोना को लेकर मुद्दा हो, चाहे सीमाओं के अतिक्रमण को लेकर जो मसले हों, या इसके अलावा जो आम जन के मुद्दे, जब लोग निराश होने लगते हैं, जब उन्हें सिस्टम में अपने जो समस्या है उसका समाधान होते नहीं दिखता है, जब सिस्टम उन्हें मुंह चढ़ाने लगता है, तब ऐसे दौर में मंथन और चिंतन की जरूरत होती है। हम लोग मंथन और चिंतन पर विश्वास करते हैं, और चिंतन के जरिए ही, मंथन के जरिए ही समाधान निकलता है। हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तराखंड और दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू जी जुड़ गए हैं। श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लगातार आपसे विभिन्न मसलों पर पहले भी बात होती रही है, और आज हम के न्यूज़ के मंच पर आपके साथ हैं मंथन के लिए। हमारा यह खास कार्यक्रम है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस कार्यक्रम की आज शुरुआत हम आपके साथ कर रहे हैं। और आप जैसे वरिष्ठ नेता, मंजे हुए नेता आज हमारे साथ हैं। मुझे बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है, मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। और आज हम सबसे पहले इस मसले पर जो सबसे पहला हमारा सवाल होगा, जो हमारे आपके बीच जो मंथन और चिंतन होगा, वो सबसे बड़ा जो सवाल है कि कोरोना काल जो चल रहा है, भारत देश अब चौथे नंबर पर है। दुनिया के जो देश हैं तमाम, उनमें अभी जद्दोजहद चल रही है कोरोना से लड़ने की। हम भी बहुत बहादुरी के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चीज़ों को हम कर रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में, जब शुरुआत में जब लॉकडाउन 1 में हमारी आपकी बात हुई थी, उस दौर से अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, काफ़ी चुनौतियाँ बढ़ी हैं, और समाधान की ओर हम बढ़े हैं। मंथन चिंतन के जरिए समाधान भी निकले हैं और निकल रहे हैं। भारत को किस स्थिति में पाते हैं, किस परिस्थिति में पाते हैं, और आगे समाधान की ओर कैसे देखते हैं आप, श्याम जाजू जी? ऐसा है, कोरोना जैसे संक्रमण काल के इसमें जो हमारा देश जा रहा है, मार्गक्रमण कर रहा है, तब हम देखते हैं कि भारत जैसा खंडप्राय देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन,
जहां इतना कम हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गए 70 साल में हम वो कुछ डेवलप नहीं कर पाए। आज भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का नंबर 150 से आगे लगता है। ऐसे स्थितियों में जहां रहने की लोगों की समस्या है, एक घर में, छोटे घरों में 5-5, 7-7 लोग रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं सकता है। इस प्रकार की स्थितियों में आज भारत चौथे नंबर पर है। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस सरकार ने करने के बावजूद आज इतना कोरोना बढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार ठीक ढंग से काम नहीं करती तो इससे भी भीषण चित्र भारत में दिख सकता था। लोक संख्या वाइज 10 लाख पर कितनी मौतें हुई, ऐसा अगर आंकड़ा दिखेंगे तो आज भी भारत का आंकड़ा 7 या 6 पर अटकता है। बाकी देशों की तुलना में यह आंकड़ा बहुत कम है। उस प्रकार की तुलना में भारत की कम क्षति हुई है। सरकार ने अपने स्तर पे प्रामाणिकता से जो जो प्रयत्न करने चाहिए वो बहुत अच्छे तरह से किए हैं। और अगर प्रधानमंत्री ये कदम नहीं उठाते तो मुझे लगता है कि बहुत स्थितियां विपरीत होती, बड़ी गंभीर स्थिति हो जाती हैं। कई राज्यों से, दिल्ली जैसे राज्यों से बड़ी खराब खबरें आ रही हैं, बड़ी दुखदाई खबरें आ रही हैं। वहाँ के अस्पतालों का चित्र बेहद विचित्र है, आपने देखा भी होगा, हमने भी देखा है, कहीं वीडियो के जरिए, कहीं लोगों के जरिए, किसी करुण क्रंदन के जरिए, पुकार के जरिए। दिल्ली की हालत बहुत खराब है, मुंबई की हालत बहुत खराब है। जहां तक मुंबई और दिल्ली का सवाल है, दोनों ही जगह पे शुरू से ही कोरोना को जिस लाइटली हैंडल किया गया, कैजुअल पद्धति से लिया गया, इस समस्या की गहनता में ना जाते हुए, जनता की चिंता ना करते हुए सरकार ने ऊपर ऊपर जो निर्णय लिए और इस विषय की भी राजनीति करने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा संकट जब आता है जो अपने आदमी के हाथ में नहीं है, तो ये कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो मुंबई की हालत है, दिल्ली की हालत उससे खराब होने वाली है जून के लास्ट तक। श्याम जाजू जी, और एक तस्वीर अभी हाल में 2 दिन से ये विवाद, राजनीतिक विवाद बना दिया है लोगों ने, जो कोरोना को भी राजनीति ने नहीं छोड़ा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या जो दूसरे दल हो। आप देखिए कि ये 2 राज्यों की आपने तुलना की, और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के आगरा से एक खबर आई 2 दिन पहले कि वहाँ 48 घंटों में जो मरीज भर्ती थे, सर्वाधिक 28 मौतें हुई। ये रेट 6.8 है, जो दिल्ली मुंबई से ज़्यादा है। ये कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, वो आगरा के डीएम ने रिट्वीट किया। और ये मुद्दा एक तरीके से जो कोरोना, जिसमें बहुत संवेदनशीलता से होना चाहिए, तो ये ट्वीट रिट्वीट का खेल बन चुका है उत्तर प्रदेश में भी। इस पर भी क्या कहेंगे आप? इस समस्या की गहनता को ध्यान में लेते हुए और दिल्ली की बदतर स्थिति को देखते हुए तुरंत केंद्र सरकार ने ड्रास्टिक एक्शन लिया है। होम मिनिस्टर देश के अमित शाह जी ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर दिल्ली के विषय में जो जो सरकार ने करना चाहिए अंदर हस्तक्षेप शुरू किया। दिल्ली में टेस्टिंग के लिए जो इतना बड़ा पैसा लिया जाता था उसके रेट आधे कर दिए। रैपिड टेस्टिंग की रोज की व्यवस्था शुरू कर दी। जो लैब्स को बंद किया गया था उनको चालू कराया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में मौतों के मामले में एक जो डेथ ऑडिट है, उस रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। और वहां के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी एक पत्र लिखकर सभी मंडलायुक्तों और जो डीएम हैं उनको कहा कि मौतों का वास्तविक आंकड़ा दिया जाए। ऐसी स्थिति में ट्वीट का खेल शुरू हो गया। कोरोना के जो मरीज थे वो ट्वीट और रिट्वीट में फंस गए, और कुल मिलाकर जो दवा इलाज की तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए वो राजनीति की तरफ चला गया। इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? ऐसा है, कौन से प्रदेश में ज्यादा मर रहे, कौन से प्रदेश में कम हो रहे, कैसे संक्रमण बढ़ रहा है, ये सब बातें मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे संकट काल में कौन से सरकार वहां पर है और क्या कर रही है, इसके अलावा लोगों को राहत कैसे दे सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हेल्थ में लोगों की कैसी मदद कर सकते हैं और इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं, इस दिशा में सब लोगों को सोचना चाहिए। जहां तक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश या ऐसा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा माइग्रेटेड लेबर जहां गए और सबसे ज्यादा लेबर्स की जिन्होंने व्यवस्था की, और आखिर अपने राज्य में आए हुए लेबर्स को भी परमानेंट रूप से कैसे हम वहां पर स्थायी करा सकते हैं, कहाँ उनको रोजगार दिया जा सकता है, इस प्रकार का चिंतन जिस राज्य में सबसे ज्यादा हुआ वो है उत्तर प्रदेश, जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रहा है। जहां तक आगरा की बात है, आगरा का मुद्दा जो आया है, मुझे लगता है उसको भी सरकार ने गंभीरता से लिया है।
किसी भी अस्पताल में हो या सरकार के कक्ष में हो, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। इसमें सबकी एक राय है, केवल एक दूसरे पर उंगली उठाकर इस समस्या का निजात नहीं पाएंगे और सबको मिलजुला कर इसमें काम करना पड़ेगा। जो मंथन का अगला विषय है, जो जो अगला सवाल है जो श्याम जाजू जी, वो चीन को लेकर है। जिस तरीके से चालबाज चीन ने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने की कोशिश की, हमारे जवानों को मारा, हमारे जवान बहादुरी से लड़ते हुए 20 जवान हमारे शहीद हुए। हालांकि बड़ी संख्या में चीनी जवानों को उन्होंने मार गिराया। हमारे जवानों ने बेहद बहादुर सेना है, दुनिया में शायद सबसे बहादुर सेनाओं में से एक है भारत की सेना। लेकिन वहाँ जो चल रहा है, एक तरफ चीन है, कोरोना, ये कहा जा रहा है कि दुनिया में जो कोरोना फैला है वो चीन की वजह से फैला है, चीन कहीं ना कहीं उसका दोषी है। और अमेरिका तो सीधे तौर पर कह रहा है कि चीन की लेबोरेटरी में ही ये वायरस बना और दुनिया को तबाह कर दिया। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो चीन ने नेपाल को उकसाया, पाकिस्तान को उकसाया। पाकिस्तान अब सीमा पर फायरिंग कर रहा है, नेपाल चीन की भाषा बोल रहा है। उत्तराखंड से सटे जो बॉर्डर हैं, पिथौरागढ़ है और जो अन्य इलाके हैं, वहाँ पर अभी खबरें आ रही हैं कि रेडियो के जरिए नेपाल भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहा है। तो चीन एक तरीके से, खुद भी चीन ने इस तरीके की जो घटना की है, हमारे सैनिकों को मारा है, उसके अतिरिक्त वो एक तरीके से दुष्प्रचार कर रहा है, हमारी चारों तरफ एक घेरने की कोशिश कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप, किस तरीके का रोड मैप होना चाहिए इस पे? चाइना ने जिस प्रकार की खुरापाते भारत से शुरू की है, उसको दो टूक जवाब देने का काम आज के मोदी जी की सरकार ने किया है। इसके पहले का इस देश का इतिहास ऐसे रहा, 3 बार 1989, 92, 2006 तक इस प्रकार का जवाब आज तक कभी भारत सरकार ने दिया नहीं था। और कांग्रेस के कार्यकाल में तो 78,000 चौरस किलोमीटर जमीन पाकिस्तान और चीन, इनको हमने सरेंडर कर दी थी और उस पर जिस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए था वो आज तक लिया नहीं गया। इस बार पहली बार हमारी सीमा में हमने क्या करना, ये हमारा अधिकार है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ऐसा दो टूक जवाब हमारे दमखम वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको दिया है। अभी एक खबर आई कि महाराष्ट्र जो है उसके साइबर सेल के आईजी हैं, उन्होंने एक जानकारी दी। हम अपने चैनल पर इस खबर को चला रहे हैं कि चीन जिस तरीके से सीमा पर लड़ रहा है, पहले उसने कोरोना फैलाया, फिर सीमा पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे नेपाल के जरिए चाहे पाकिस्तान के जरिए, और अब उसने साइबर अटैक कर दिया है। यहाँ तक कि हमारा जो आरोग्य सेतु है ऐप, उसका भी एक तरीके से उसको भी हैक करने की कोशिश की है। एक नकली आरोग्य सेतु ऐप बनाकर उसने डाल दिया है। इसी तरीके से जो सरकार की तमाम साइटें हैं उस पर आक्रमण करने की कोशिश की है पाकिस्तानी हैकर्स ने, और ख़ास तौर पर 300 चीनी हैकर्स जो हैं, उन्होंने 300 के करीब वेबसाइट पर हमला किया है, अटैक किया है। तो एक तरीके से घर घर, चूंकि हमारे मोबाइल जो है फ़ोन है वो घर घर हैं, और घर घर ऐप, चीनी ऐप डाउनलोड हैं और तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो इसमें देखा जाना चाहिए कि जिस तरीके से चीन सीमा पर लड़ रहा है, चीन साइबर वार लड़ रहा है, ये स्थितियां कैसी हैं, इनमें जो हमें कैसे निपटना चाहिए। संगठन, जो आप संगठन चलाते हैं, संगठन के माहिर आदमी हैं आप, संगठन सरकार को कोई इस तरीके की कोई फीडबैक दे रहा है, संगठन अपनी कोई राय रख रहा है? जाजू जी, चाइना से लड़ते समय यह लड़ाई केवल हमारी बॉर्डर पर नहीं चलेगी। चाइना को हमने स्पष्ट मैसेज दिया है, अब भारत विकसित प्रदेश हो गया है, हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, 1962 का भारत नहीं रहा है, ये 2020 का भारत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाला भारत है। जहां तक चाइना की स्थिति है, चाइना का बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा कंजम्पशन सेंटर हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि आपको जब चीन ने जिस तरीके से हरकत की, चीन ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, तो हमें अपना वर्षों पुराना जो नैसर्गिक हमारा दोस्त है रूस, उसकी तरफ हमें रुख करना पड़ा। और जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो वहाँ पर हैं। क्या कुछ रक्षा समझौते हो सकते हैं रूस के साथ? क्या जानकारी है आपके पास? इसके पहले भी रशिया से काफी हमारी संरक्षण सामग्री इसके पहले भी आई हुई है। ये हमारा सालों से वहां से हमारा देन लेन व्यवहार चलता है। डिफेंस के सभी इंस्ट्रूमेंट्स में चाइना बड़ा अग्रेसिव और प्रगतिशील देश माना जाता है, और उन्होंने ओपनली कह दिया है कि वो भारत के साथ खड़ा है। भारत को जो भी शस्त्रास्त्र, साधन सामग्री, रूस की बात कर रहे हैं आप? रूस की बात कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से रूस भी जो साधन सामग्री देनी है भारत को, वो देने के लिए तत्पर रहेंगे, और
और हमारे स्टैंड के साथ हमें यूनेस्को में, हमारा राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हमें परमानेंट मान्यता मिले, इसलिए भी रूस ने पहल की है, वो हमारे साथ खड़ा है और इससे भी व्यक्त होता है, उन्होंने संकेत दे दिए है कि वो हमारे साथ खड़े हैं। बड़ी बात है। श्याम जाजू, हम दर्शकों को अपने बता दें, मंथन जो देख रहे हैं इस समय दर्शक, एक चिंतन और मंथन से बहुत महत्वपूर्ण बात निकली है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्याम जाजू ने इस मंच से कहा है कि रूस अब बिल्कुल हमारे करीब है। जो कुछ लगातार हम इस बात को लेकर प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा नैसर्गिक मित्र था रूस, वो है और आगे भी रहेगा। और जो सिक्योरिटी काउंसिल की बात की है श्याम जाजू जी ने, सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सदस्यता है, जो स्थायी सदस्यता है, उसको लेकर भी रूस हमारे साथ खड़ा है। ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये एक रणनीतिक बात है और इससे भारत, जो चीन आंख दिखा रहा है भारत को, उससे चीन को थोड़ा बहुत सबक जरूर मिलेगा। अगले सवाल की तरफ जाते हैं और हम बात करते हैं कि जिस तरीके से अभी हाल में उत्तराखंड को लेकर चीज़ें आई, उत्तराखंड के आप प्रभारी भी हैं, दिल्ली की बात हमारी आपकी हो चुकी है क्योंकि दिल्ली की दशा बड़ी ख़राब है कोरोना को लेकर, लेकिन उत्तराखंड की तरफ अभी हमने बात नहीं की है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो कोरोना काल में अन्य राज्य सरकारों को देखते हुए क्या स्थितियां हैं, कहाँ कितना वो सफल हैं, कितनी चीज़ों को वो कर पा रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है उत्तराखंड को लेकर, मेरा अहम सवाल है श्याम जाजू जी आपसे। 8-10 दिन पहले तक उत्तराखंड ये पूरे देश में सबसे कम संख्या में जहां पर कोरोना पीड़ित पॉजिटिव लोग मिले, ऐसा प्रदेश था। जब देश भर के लेबर माइग्रेट हुए और अपने साथ कोरोना कैरी कर कर लेके गए, तब हम वहां की समस्या जरा बिगड़ गई और आज हम देख रहे हैं हर गांव में क्वारंटाइन सेंटर वहां खोलना पड़ा। सभी जगह पे, वहां भी पहाड़ों में बहुत दूर दूर तक अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स की संख्या कम है और कोरोना के कारण भय का वातावरण है। पर बहुत अच्छे पैमाने पे वहां पर काढ़ा का वितरण करना, लोगों में जागृति फैलाना, आइसोलेशन का विषय करना और जो क्वारंटाइन से अपने घर जा रहे सभी मजदूरों को वहां पर राशन किट दिया जा रहा है, मनरेगा के माध्यम से वहां पर काम भी खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे जो पूरे देश से जाने वाला, वापसी करने वाला जो मजदूर है, उसको अपने गांव में काम मिले, रोजगार मिले और वो वहां पर स्थायी हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी उत्तराखंड की सरकार कर रही है। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, निश्चित रूप से सरकार के कोशिशों से और जनता के सहयोग से वहां पर कोरोना कंट्रोल में है और आगे भी कंट्रोल में रहेगा। मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आप देख रहे हैं, वो राज्य चूंकि आप सीधे देखते हैं, उत्तराखंड मुख्यमंत्री, मुझे नहीं, इस समय कोई रेटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कहना हो तो मुख्यमंत्री के काम काज को आप किस तरीके से आंकते हैं, क्या कोई रेटिंग देना चाहेंगे आप? इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। केंद्र से जितनी मदद गई वो सब योजनाएं बड़े ताकत से इम्प्लीमेंट हो रही है। वहां के तीर्थ क्षेत्रों का विकास हुआ है, टूरिज्म पे जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है और उत्तराखंड की इकोनॉमी भी आगे बढ़ रही है। आत्मनिर्भर पैकेज में भी स्पेशल पैकेज हर्बल खेती के लिए दिया गया, नमामि गंगे के लिए दिया गया है। इन सब बातों का परिणाम है कि निश्चित रूप से उत्तराखंड की सरकार ने बहुत अच्छा काम गए 3-3.5 साल में किया है और इसका ही नतीजा है कि उत्तराखंड का पलायन कम हो गया। उत्तराखंड में जनता बाहर से जो जा रहे हैं वो वहां पर खुश महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड आपदा से उभर के आया है और वहां की इकोनॉमी में वृद्धि हुई है, उत्तराखंड का विकास हो रहा है। निश्चित रूप से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम वहां पर हो रहा है। बाबा रामदेव से मुतल्लिक एक सवाल, अगर आप जवाब देना चाहें। बाबा रामदेव ने एक कोरोनिल नाम की कोरोना की दवा बना ली है। कल उन्होंने इसका बाकायदे जनता को बताया कि नहीं, 1 हफ्ते में उनके सेंटर्स में दवा मिलने लगेगी, जो उनके केंद्र हैं पतंजलि के, वहाँ पर मिलने लगे हैं। ICMR से उसको शायद अभी परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रयास है बाबा का। बाबा के प्रयासों पर और इस दवा को लेकर अगर कोई टिप्पणी करना चाहें। निश्चित रूप से भारत के लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है, ये अपने आप में इसने प्रूव कर दिया। गरीब देश होते हुए, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होते हुए भी, हमारा रोजगार कम होते हुए भी, यहाँ का मृत्यु दर ये बहुत कम है और यहाँ से कोरोना से ठीक होकर बाहर निकलने वालों का संख्या परसेंटेज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। देश में 56% लोग क्योर हो सकते हैं, इतनी बड़े परफॉर्मेंस हमारे देश का है, वो हमने करके दिखाया है।
इसमें हमारे आयुर्वेद का रोल है, हमारे होम्योपैथी का रोल है, एलोपैथी की दवा का रोल है, हमारा स्टाफ काम कर रहा है। और रामदेव बाबा जी ने भी लोगों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए जिस प्रकार का कल एक मेडिसिन लॉन्च किया है, लोगों की उस पर श्रद्धा है। इस देश में और आयुर्वेद पर, ऐसे देसी टुटके पर लोगों की वैसे भी श्रद्धा रहती है। तो निश्चित रूप से इसका भी परिणाम ये रहेगा कि हम इस कोरोना के संकट से बाहर निकल पाए। बिल्कुल ठीक है। हम कोरोना के इलाज को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। कोई वैक्सीन निकले, कोई चीज़ें और सामने आए, कोई दवा ऐसी कारगर दवा बने जिससे इस डरावनी महामारी से इस जनता को, जनमानस को लाभ मिले और हम कहीं ना कहीं उभरें। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, और किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री का जो संदेश है आत्मनिर्भर भारत, इसको लेकर संगठन उनके इस संदेश को, उनके इस प्रयास को, जो आपका भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जिन राज्यों को आप देखते हैं वहां किस तरह इन चीजों को ले जा रहे हैं? क्या संगठन स्तर पे कोई प्रयास हो रहा है श्याम जाजू जी? किसी भी देश में देश जब आगे जाता है तो वो केवल सरकार की घोषणाओं से नहीं जाता। नारों से और घोषणाओं से देश का विकास नहीं होता, देश के आंकड़े नहीं बदलते। देश में अगर काम दिखना है तो जनता की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, सरकार की पॉलिसीज भी चाहिए, सरकार की पॉलिसीज एग्जीक्यूट करने के लिए फंड्स भी चाहिए और एग्जीक्यूट करने की प्रशासन की मानसिकता भी चाहिए। तो इस सरकार ने ये कोरोना के महामारी से लोगों को निकाल कर उनको मदद देना, ये तो हमारा मकसद है ही। उसके साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनाकर देश को, बिल्कुल ठीक बात है, भारत आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित तौर पर लाख कोई आलोचना करे या कुछ भी करे, लेकिन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है इस समय देश का नेतृत्व संभालना। कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना आक्रमण कर रहा है, जिस तरीके से हमारे पास सीमित व्यवस्थाएं थी, बड़ी बेबाकी के साथ आपने श्याम जाजू जी शुरू में ही कहा कि हम 150वें नंबर पर खड़े थे हेल्थ केयर के मामले में, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में। ये बेहद अहम बात है और बहुत कम राजनेता इतनी साफ गोई के साथ में अपनी चीज़ों को स्वीकार करते हैं। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही कि केवल सरकार के नारों से कहीं देश का निर्माण नहीं हुआ करता, देश की सूरत नहीं बदलती, देश के हालात नहीं बदलते। ये भी बड़ी साफ गोई से जो आपने चिंतन किया है, जो आत्ममंथन आपने किया है, वही आपके जुबान पर आया है कि केवल सरकारें इस देश की दिशा और दशा को नहीं बदल सकती। आम नागरिक या आप भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आप जैसे संगठनकर्ता या हजारों लाखों वो कार्यकर्ता, करोड़ों वो कार्यकर्ता इस देश की सूरत और सीरत को बदलने की कोशिश करते हैं। और उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है जो दूसरे दलों के कार्यकर्ता हैं, दूसरी पार्टियों से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ये बात सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चिंतन और मंथन, ये बेहद ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की ये दोनों सूत्र हैं। मुझे लगता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जो संगठन है, वो चिंतन और मंथन के जरिए ही समाधान निकालता है। और हमारा ये कार्यक्रम भी इसी आधार पर है कि चिंतन और मंथन चीज़ों का समाधान निकालें। तो कुल मिलाकर हम आएंगे, एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। यहाँ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, श्याम जाजू जी से मंथन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जाजू जी, ब्रेक से जाने से पहले हमने तमाम बातें की, चीन को लेकर बातें की, सीमा को लेकर बातें की। एक चीन को लेकर अभी ब्रेक के दौरान एक सवाल आया कि चीन, हमारे कुछ जो खबरें आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक करीब 60 किलोमीटर अंदर के करीब पेट्रोलिंग कर रहा है चीन। श्याम जाजू जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम जाजू जी, एक खबर ये भी आ रही है कि जो चीन है वो पेट्रोलिंग कर रहा है भारत की सीमा के अंदर, 60 किलोमीटर तक की बातें आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, क्या कहेंगे?
देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है। मोदी जी का नेचर जो जानते हैं, इसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या विदेश नीति के बारे में स्पष्टता से बोलने की बात, हम मोदी जी की नीयत साफ है और नीति स्पष्ट है। देश के विषय में कोई भी वो कॉम्प्रोमाइज स्वीकार नहीं करेंगे और उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में इसको व्यक्त किया है और आने वाले दिनों में पूरा देश ने उसको सुना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई किसी की साशंकता नहीं रखनी चाहिए और विपक्ष को भी ऐसे टाइम में अपने बयान का फायदा कोई विपक्ष को और बाहर के देशों को मिलने के बजाय हमारे देश की बात है तो वो इंटरनल कहनी चाहिए। और जो जो बातें ऐसे कह रहे हैं कि हमारे देश में वो घुस गए, अंदर आ गए, इसमें कोई सत्यता नहीं है। और ये हेल्थ इमरजेंसी के लिए जो फंड उपलब्ध किया है उसका भी ठीक यूटिलाइजेशन हो रहा है। अंतिम सवाल श्याम जाजू जी, इस मंथन के कार्यक्रम का अंतिम सवाल आपसे, सीधा सवाल और सीधा जवाब। पेट्रोल डीजल की कीमतें जब यूपीए के राज में बढ़ती थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग माला पहनते थे आलू प्याज की, थालियां बजाते थे, खाली कनस्तर बजाते थे। लेकिन आज जब स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, 8 दिनों के अंदर 8 से 10 रुपए से 12 रुपए तक डीजल पेट्रोल में वृद्धि हो गई है। आज डीजल जो किसानों की ज़रूरत है, जो ट्रांसपोर्टरों की ज़रूरत है, जिससे महंगाई पर असर पड़ता है, आज डीजल पेट्रोल से ही महंगा हो गया है। क्या कहेंगे इस पर? डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि है उनके तक सीमित नहीं रहती है, इसका पूरे सभी वस्तुओं पे इसका असर रहता है। हम हर आदमी के जनजीवन से इसका संबंध है। पर हम ये भी जानते हैं कि इसकी कीमत तय करने का जो मूल्यांकन निर्देशांक है वो इंटरनेशनल रेट्स पे होता है। वहां के रेट बढ़े तो यहाँ रेट बढ़ते हैं और वहां कम हुए तो यहाँ कम होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय के लिए सब दुनिया जानती है। कोरोना काल में श्याम जाजू जी, कोरोना काल में एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार ने बढ़ाई, एक्साइज भारत सरकार ने बढ़ाया। उसका जो उस दौर में कहा गया कि नहीं, इसका असर आम जन में नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिपरकेशन उसका देखने को मिला। आज 40 और 50 डॉलर प्रति बैरल के बीच तेल है, लेकिन कीमतें आसमान पर छू रही हैं। क्या सरकार को इस पे कोई हस्तक्षेप करना चाहिए? संगठन स्तर पर आप कोई बात करेंगे? ये टेम्पररी फेज है। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, तब भी लोग कह रहे थे कि पैसा कहां से लाओगे, इतने बड़े पैमाने पे आप देश में पैसा इस विषय के लिए अलॉट कर रहे हो और खर्च करने वाले हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी सब विषयों के लिए चिंतित है और निश्चित रूप से देश की इकोनॉमी पे जो जो फैक्टर कारणीभूत होते हैं उसका असर इकोनॉमी, जीडीपी, हर आदमी के पर कैपिटा इनकम इस पर होता है। इन सब बातों के लिए सरकार ध्यान दे रही है और निश्चित रूप से इस पर योग्य उपाय योजना की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। श्याम जाजू जी ने कहा कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसके लिए हमें कहीं ना कहीं फंड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जिस फंड से आम आदमी को कोरोना काल में राहत पहुंचाने की बात हो रही है, उस फंड के लिए ये टेम्परेरी फेस है। जो डीजल पेट्रोल की वृद्धि है ये एक टेम्परेरी फेस है और इस टेम्परेरी फेस से हम निकलेंगे भी, लोगों की मदद भी करेंगे। लेकिन लोगों की मदद करने के लिए, पैकेज के लिए कहीं ना कहीं कोई कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर स्थितियां जो हैं वो सामने हैं। मंथन में आज इतना ही। श्याम जाजू जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें समय दिया, हमसे बात की और तमाम बृहद विषयों पर आपने हमसे चर्चा की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।